सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज पुष्य नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। एक प्रश्न आ रहा है कि क्या पुष्य नक्षत्र में जन्म है लड़के और लड़की का, तो क्या नाड़ी दोष लगेगा। देखिए, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस विषय को जानने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पुष्य नक्षत्र किस राशि में आता है। और एक बात यहाँ पर और उठती है कि क्या नाड़ी दोष से संतान योग भी देखा जाता है, क्योंकि बहुत सी बार हम पढ़ते हैं या सुनने में आता है कि नाड़ी दोष यदि हो रहा है तो संतान नहीं होती है, यह बात भी आती है। उसको भी क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह क्लियर कर दूं कि वैसे तो 28 नक्षत्र हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों को लिया गया है। उसमें 8वें नंबर पर पुष्य नक्षत्र आता है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है? शनि। और पुष्य नक्षत्र जो है वह कर्क राशि में आता है, चौथे नंबर वाली राशि कर्क राशि। तो पुष्य नक्षत्र में यदि किसी लड़के या लड़की का जन्म है तो सीधी सी बात यही है कि उनकी कर्क राशि होगी। यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है, तो यह बात भी समझ लीजिए कि राशि कौन सी देखनी है? चंद्र राशि। आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे दूसरे या तीसरे नंबर पर एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ मैंने राशि के बारे में बताया कि कौन सी राशि देखनी चाहिए। अब पुष्य नक्षत्र जो है उसमें जैसे 3 प्रकार की नाड़ियां होती है, आदि, मध्य और अंत्य। आद्य, मध्य और अंत्य नाड़ी। आद्य को आदि भी बोलते हैं, कहीं कहीं आदि लिखा हुआ होता है। 3 प्रकार की नाड़ियां होती है। अब नाड़ी दोष में क्या देखा जाता है कि लड़के और लड़की दोनों की नाड़ी एक हो तो नाड़ी दोष लगता है। जनरल तो यही लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उसके वापस परिहार भी लिखे हुए मिलते हैं कि किन किन कंडीशन में कौन सी स्थितियां ऐसी होती है उसमें नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। तो इसमें मुख्य बात यही है कि पुष्य नक्षत्र है, उसका स्वामी शनि है, वह कर्क राशि में आता है। और हर एक नक्षत्र जो है उसके 4 चरण होते हैं। तो पुष्य नक्षत्र के भी 4 चरण हैं। 4 चरण अर्थात यूं मान लीजिए 4 पैर हैं, 4 पद हैं। उसमें 4 अक्षर आते हैं, हु, हे, हो, डा, यही क्रम रहता है। पहले में हु, दूसरे में है, तीसरे में हो, चौथे में डा। मान लीजिए किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो उसका नाम क्या होगा? हेमंत या हेमा, इस प्रकार का नाम बनेगा। तो यह बात भी समझने की है। अब नाड़ियों को कैसे समझें? आदि, मध्य और अंत्य 3 प्रकार की नाड़ियां होती है। अब यहाँ पुष्य नक्षत्र का मतलब सीधा सा यही है कि अगर पुष्य नक्षत्र में किसी का जन्म है तो मध्य नाड़ी होगी। अब लड़की का नक्षत्र भी पुष्य में है, नक्षत्र पुष्य है, और लड़के का भी पुष्य नक्षत्र है, तो दोनों की मध्य नाड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर गुण कितने मिलेंगे? आप पंचांग देखेंगे खोलकर तो 28 गुण मिलेंगे। कंप्यूटर में भी 28 गुण मिलेंगे। और पंडित जी के पास जाएंगे तो अधिकतर मामलों में मना कर देते हैं, क्योंकि नाड़ी दोष है, दोनों का पुष्य नक्षत्र है, मध्य नाड़ी है, तो दोष लगेगा, ऐसा सुनने में आता है। अधिकतर मामलों में तो यही सुनने में मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, एक बात और लिखी है कि ब्राह्मण वर्ण की राशि है तो फिर नाड़ी दोष तो लगना ही है। तो राशियां भी 4 वर्णों में अलग अलग विभक्त है। तो जैसे कर्क राशि है तो यह ब्राह्मण वर्ण की राशि है, यह बात भी ज्योतिष शास्त्र में लिखी है। तो कर्क राशि ब्राह्मण वर्ण की है और मध्य नाड़ी दोनों का पुष्य नक्षत्र है, इसलिए मना कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि नाड़ी कैसे देखते हैं। जैसे अश्विनी से लगाकर रेवती तक 27 नक्षत्र हैं, उसका पूरा क्रम है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यही क्रम रहेगा। 27 नक्षत्रों का यही क्रम रहेगा। किसी भी किताब में आप पढ़ सकते हैं, इस क्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। पुष्य नक्षत्र 8वें नंबर पर ही आएगा, इस बात को भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हो जाएंगे नक्षत्र। अब शुरुआत कैसे होती है? जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो आदि, भरणी, मध्य और फिर कृतिका, अंत्य। तो इस प्रकार से क्रम चलता है इसका, आदि, मध्य, अंत्य, अंत्य, मध्य, आदि, आदि, मध्य, अंत्य, अंत्य, मध्य, आदि, इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप नाड़ी की गणना कर सकते हैं।
पूर्व में भी कई बार मैंने यह बात बताई है। अब बात करेंगे संतान के बारे में। देखिए, संतान योग बहुत सी बार कह दिया जाता है कि दोनों की नाड़ी एक है तो संतान में बाधा रहेगी, लेकिन नाड़ी का सीधा संबंध है शरीर और स्वास्थ्य से। तो यहाँ विशेष बात यही है कि अगर स्वास्थ्य में कहीं उतार चढ़ाव होता है, ज्योतिष के आधार पर देखें तो, बाकी तो ऐसा भी होता है बहुत सी बार कि विवाह भी कर लेते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि हमारी तो एक ही नाड़ी थी, उसके बाद हमें संतान भी हुई है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है। ऐसे भी कई मामले सुनने में आते हैं और विद्वानों ने ऐसे उदाहरण बहुत सारी पुस्तकों में लिख कर भी दिए हैं। कुछ पुस्तकें ऐसी भी मिलेगी उनमें विद्वानों ने दोनों की नाड़ी एक होने पर भी संतान भी हुई है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, ऐसी बातें भी लिख कर दी है और ऑथेंटिक पुस्तकों में लिख कर दी है। तो यह बात भी समझने की होती है। तो नाड़ी का संबंध केवल संतान से नहीं है, स्वास्थ्य से भी है। लेकिन केवल नाड़ी देखकर आप स्वास्थ्य का पता नहीं लगा सकते कि दोनों की नाड़ी एक है तो अब स्वास्थ्य खराब ही होना है या संतान नहीं होगी, क्योंकि संतान भी एक विषय है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। कुंडली जो है उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, इन 4 भावों की स्थिति क्या है। फिर उसके बाद विशेषकर लड़की की कुंडली में चंद्रमा को देखना पड़ेगा, मंगल को भी देखना पड़ेगा, लड़की की कुंडली में गुरु को भी देखना पड़ेगा, और इन 4 भावों में कोई खराब ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, जैसे राहु है, केतु है या मंगल की खराब स्थिति है तो उसको भी देखना पड़ेगा। फिर लड़के की कुंडली भी देखनी पड़ेगी, उसमें भी चंद्रमा की स्थिति, शुक्र की स्थिति, सूर्य की स्थिति, वो स्थितियां भी देखनी पड़ेगी, गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। उसके बाद ही संतान योग वाले निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अब एक बात और समझ लीजिए, हमारे पुराने ज्योतिष शास्त्र की जितनी भी आप पुस्तकें पढ़ेंगे, संतान योग हो, चाहे नौकरी योग हो, चाहे अन्य कोई योग हो, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। जैसे मान लीजिए लग्न में सूर्य बैठा हुआ है तो उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है। कोई विद्वान क्या लिख रहा है, कोई विद्वान क्या लिख रहा है, कोई विद्वान फिर कोई अलग बात लिख रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें मिलती जुलती भी होती है और उसी के आधार पर फलित किया जाता है। तो इस बात को समझना भी जरूरी है कि सबका मत एक नहीं है। किसी भी ग्रह के बारे में कोई ग्रह कहाँ बैठा हुआ है उसमें भिन्न भिन्न मत भी लिखे हुए हैं। अब चलते हैं विषय पर। लड़के और लड़की का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो कई जगह ज्योतिष शास्त्र में कई स्थानों पर यह बात लिखी हुई है कि पुष्य नक्षत्र में यदि दोनों का जन्म है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, चाहे एक ही चरण क्यों ना हो। वापस ध्यान से सुन लीजिए, एक ही चरण होने पर भी नाड़ी दोष नहीं होता है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में कई ऑथेंटिक पुस्तकों में यह बात लिखी हुई है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे। तो इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कुंडली को देखना भी बहुत जरूरी, गुण बहुत जरूरी है। लेकिन गुण यदि 18 से कम है, अभी बीच में ही मेरे पास एक प्रश्न आया कि रेवती नक्षत्र में जन्म है। रेवती नक्षत्र में अगर जन्म है किसी व्यक्ति का, लेकिन लड़की का जन्म भी रेवती नक्षत्र में है, तो फिर नाड़ी दोष नहीं लगेगा। सीधी सी बात, यह भी शास्त्रों में लिखी हुई है। बात जो लिखी हुई है उसी को बता रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से या अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। तो इसके लिए आपको पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातें मिलेगी कहाँ, ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों में ही तो मिलेगी। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है, उसको भी समझना पड़ेगा। फिर भी आपका मन है कि मुझे तो नहीं करना है नाड़ी दोष में, तो आपके ऊपर भी निर्भर करता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में तो ऐसी बातें भी लिखी हुई है कि गोदावरी के दक्षिण में, गोदावरी नदी जो है उसके दक्षिण में जो भी लोग रहते हैं उनको नाड़ी दोष लगता ही नहीं है, ऐसी बात भी शास्त्रों में लिखी हुई है। तो साउथ में जितने भी रहते हैं गोदावरी नदी के उस पार, उनको फिर नाड़ी दोष लगता ही नहीं है, ये बात भी लिखी है। तो विषय को समझना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है। हालांकि इस पर तो रिसर्च का विषय है, लेकिन विद्वानों ने ये सारी बातें लिखी है और उसी के आधार पर हम भी आपको जानकारी देते हैं, हमारे मन से कोई जानकारी नहीं देते हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है कि पुष्य नक्षत्र है दोनों का तो क्या स्थिति होती है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। आपके प्रश्न का जवाब आपको मैंने दे दिया है। तो कोई अगर वाजिब प्रश्न होता है तो उसका जवाब
यूट्यूब के माध्यम से मैं दूंगा। और अगर मान लीजिए कोई प्रश्न ही ऐसा है कि जिसका जवाब देना ठीक नहीं लग रहा है, बहुत सी बार पर्सनल क्वेश्चन भी होते हैं। अब ये जैसे ये है कि ये पुष्य नक्षत्र है, ये जो प्रश्न है ये बहुत सी जगह काम आएगा, बहुत से लोगों को काम आएगा यह वीडियो, तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।